इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। आज गुजरात की निचली अदालत अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में ये चार्जशीट दाखिल होनी थी। इशरत जहां एनकाउंटर केस चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस पूरे के पूरे मामले में अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल हुई है। आपको बता दें 2004 में इशरत की हत्या कर दी गई थी। अब चार्जशीट में एग्जैक्टली क्या कहा गया है ये बहुत अहम हो जाता है। सबसे पहली बात जो उभर कर आ रही है सूत्रों के हवाले से लगातार कि सीबीआई ने बाकायदा इस बात को माना है कि इशरत जहां का फर्जी एनकाउंटर हुआ था। फर्जी एनकाउंटर हुआ था इसका मतलब साफ तौर पर यहां पर जो डीजी वंजारा एंड कंपनी है वो तो कटघरे में खड़े ही हो जाते हैं। लेकिन बड़ी बात ना तो अमित शाह का नाम है ना नरेंद्र मोदी का नाम है इसमें। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या कुछ कहा गया है चार्जशीट में? देखिए, चार्जशीट के बारे में अगर बात करें आंचल तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि इशरत जहां को जो बार बार आईबी की रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि वो शामिल थी और लश्कर तैयबा से संबंधित थे, तो वो कहीं ना कहीं फेक यहाँ बताया जा रहा है। और साफ तौर पर जो पहली चार्जशीट सीबीआई ने यहाँ पेश की है और उसमें साफ तौर पर बताया कि इशरत जहां का जो भी इनकाउंटर था या ताल्लुकात थे वो सब गलत थे। तो साफ तौर पर पहली तो बात यहाँ पे सामने आ गई। लेकिन कहीं न कहीं सीबीआई अभी और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका यही कहना है कि कुछ और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश होने की चांसेस है। लेकिन फिलहाल आज की जो चार्जशीट पेश हुई है, आज के लिए सबसे बड़ी बात है कि इशरत को यहाँ पे क्लीन चिट दी गई है और साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उन पे गाजगिरी है। जो बंजारा थे उनका भी नाम यहाँ पे शामिल है। लेकिन कहीं न कहीं जो नाम अभी सामने आ रहे थे, अमित शाह का जैसे नाम सामने आ रहा था, पांडे की तलाश अभी जारी है, तमाम और जो नाम आ रहे थे उनकी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है इस चार्जशीट में। तो केवल उसी बातों को रखा गया है कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं साथ में बंजारा, उन तमाम लोगों को यहाँ पे चार्जशीट में शामिल किया गया। और अजीत, यहाँ पर सवाल उठता है 9 साल बाद ये चार्जशीट दाखिल होती है, वो भी इस डर से आज इसलिए दाखिल कर दी गई कि डिफर्ड बेल एनके अमीन को ना मिल जाए। ऐसे में जो बड़ी मछलियां हैं, लगातार इशरत जहां का फर्जी एनकाउंटर हुआ, ये बात बहुत पहले पब्लिक डोमेन में आ गई थी। सीबीआई से उम्मीद की जा सकती थी कम से कम जो बड़ी मछलियां हैं जिनकी तरफ इशारा है, खासतौर से आईबी के उस अफसर राजेंद्र कुमार का भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर सीबीआई का यही कहना है। सीबीआई से यहाँ पे जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ यही कहना है कि आगे भी अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश होनी है, तो उस बाबत अभी भी कुछ और जानकारी लेनी बाकी है। और जैसे ही जांच प्रक्रिया और पूरी होगी, क्योंकि जो पांडे की तलाश हो रही है, अगर वो पांडे मिल जाते हैं, तमाम और जो लोग हैं इसमें, वो तमाम लोगों के पूछताछ के बाद से सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी हमें पेश करेगी। लेकिन उसमें वक्त है। लेकिन आज की इस चार्जशीट में कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। आज से साफ बात है क्योंकि जो बड़े नाम होने चाहिए थे वो नाम अभी भी इंक्लूड नहीं किए गए। इसकी वजह है कि साफ इनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्ट ना हो। जो सीबीआई की तरफ से दलीलें आ रही हैं, उनका यही कहना है कि कोई फॉल्ट ना हो, कोई कमियां ना रह जाए। इस वजह से ये थोड़ा एहतियात बरता गया और कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन की दिशा भ्रमित न हो, और इसके लिए कोशिश किया जा रहा है कि तमाम और पहलुओं को देखते हुए आगे इस पर कार्रवाई होगी। तो कहीं न कहीं ये दलीलें दी जा रही है। लेकिन साफ तौर पर कि जो बड़ी मछलियां इसमें शामिल थी उनका नाम अभी भी सीबीआई लेने से बच रही है। लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ और दलीलें होती, क्योंकि आज की चार्जशीट में जो तमाम नाम लिए गए हैं वो केवल वही छोटी मछलियां हैं, वही बंजारा हैं जो लोग पहले से भी लिए जा रहे थे, घसीटे जा रहे थे। लेकिन खैर अब देखना होगा क्या कुछ इसमें निकल के आता है। अच्छा अजीत, 9 साल बाद तो ये चार्जशीट दाखिल हुई है। हालांकि इससे पहले मामला एसआईटी के पास भी रहा और पहले पुलिस के पास था, क्राइम ब्रांच के पास था, फिर एसआईटी के पास गया, अब सीबीआई के पास गया। 9 साल बाद फाइनली चार्जशीट दाखिल हुई है। इशरत को कब इंसाफ मिलेगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन फिर भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आखिरकार सीबीआई कब तक दाखिल करेगी? और चूंकि ये चुनावी मौसम है, साफ तौर पर यहाँ पर पॉलिटिक्स इतनी हावी हो रही है। बिल्कुल साफ तौर पर है, चुनावी साल है और चुनावी साल के मद्देनजर अगर देखें तो पूरा माहौल उसी रंग में है, क्योंकि हर तरफ से राजनीतिक का माहौल बना हुआ है, सरकारें हर तरफ से अपने चुनावी रंग में है। लेकिन आज इस चार्जशीट में जो उम्मीदें थी लोगों को, वो उम्मीदों पे खरी नहीं होती। जो उम्मीद लगाए रखे थे कि तमाम जो आईबी के पूर्व अधिकारी हैं उनके नाम भी यहाँ पे होने चाहिए, राजेंद्र के नाम होने चाहिए, कुछ और बड़ी मछलियों के नाम होने चाहिए, लेकिन वो नहीं आया है। इससे कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं उन पे, यानी अगर विपक्ष की बीजेपी की बात करें, उन्हें मनोबल जरूर बढ़ाया है कि उन लोग के नाम नहीं आए। लेकिन कहीं न कहीं इन लोग के नाम अभी आने हैं, सीबीआई के लोग यही कह रहे हैं। लेकिन खैर अब देखना होगा सप्लीमेंट्री चार्जशीट कब दाखिल होती है, क्योंकि जो आपने सवाल किया कि 9 साल बाद ये पहली चार्जशीट यहाँ पर सीबीआई ने दाखिल की है जिसमें भी बड़ी मछलियों के नाम नहीं है, यानी जो बड़े नाम है वो नवी नहीं डाले गए हैं। तो खैर देखना होगा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या कुछ होता है, क्योंकि वक्त अभी है। इनकी तरफ से यही दलील दी जा रही है कि अभी भी जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कहीं न कहीं ये जो प्रारंभिक जांच पूरी तरह से हुई है और उस जांच के आधार पर ये पहली चार्जशीट दाखिल की गई है
उसके बाद से जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी। अजीत, एक बात हमारे लोगों की समझ से परे है कि वो सीबीआई जो कि खुद लगातार ये मान रही है कि आईबी के राजेंद्र कुमार बाकायदा इस मामले में साजिश में शामिल थे, लगातार ये सीबीआई का स्टैंड है। और तो और आईबी और सीबीआई का पूरा विवाद जो है वो पीएमओ पहुंच गया। उसके बाद आज एक ऐसा दिन है जब सीबीआई ऑटोनॉमी पर केंद्र सरकार में हलफनामा दायर होता है, सुप्रीम कोर्ट का, केंद्र सरकार का। और आज ही के दिन मतलब सरकार पूरी तरह से मैनेज कर लेती है कि आईबी के अफसर राजेंद्र कुमार का भी इस चार्जशीट में नाम ना आए। देखिए, कहने के ये मैनेज आज से नहीं कई दिनों से चल रहा था। जो नाम आ रहा था बार बार एक कहा जा रहा था, क्योंकि सीबीआई ने राजेंद्र कुमार से पूछताछ भी की थी इस बाबत, और ये भी कयास लगाया जा रहा था कि उनका नाम इसमें होना चाहिए था चार्जशीट में। लेकिन कहीं न कहीं जो चार्जशीट सामने आई है उसमें बस इशरत के लिए तो एक इशरत का दिखाया गया कि हाँ, उनके साथ जो भी हुआ काफी गलत हुआ था, यानी फेक था टोटली। लेकिन वहीं जो पुलिस और तमाम जो अगर हम लोगों की बात करें तो उनके नाम जो पहले से शामिल थे वही है। लेकिन जो आईबी की अगर बात करें हम राजेंद्र कुमार की, उनकी शामिल होने की सबसे अधिक संभावना थी। लेकिन जिस हिसाब से पूरे कयास से कयास के बादल छटे और कहीं न कहीं राजेंद्र कुमार का नाम भी छटता चला गया, तो एक तरह से कहेंगे दखल अंदाजी साफ तौर से जाहिर हो रही है। आंचल, इसी मामले में दखल अंदाजी साबित हो रही है, बल्कि पूर्ण रूप से सीबीआई की। अजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 9 साल बाद तो इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। एक बच्ची जो कि कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसकी बर्बरता से हत्या कर दी जाती है, और अब इतने साल बाद, 9 साल बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल होती है। तो क्या कुछ गुजर रही होगी उस परिवार पे, जिसको पता चलता है, पहले कह दिया जाता है कि वो एलईटी की ऑपरेटिव थी, वो आतंकवादी थी, और आज कम से कम जाकर सीबीआई जब चार्जशीट दाखिल करती है तो कहती है कि एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था। देखिए, साफ तौर पर है कि पहले जिस हिसाब से रिपोर्ट आई थी, अगर हम एसआईटी की बात करें या फिर आईबी की, तो आईबी ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि इसका संपर्क था आतंकवादियों से और कहीं न कहीं लश्कर से इसका जुड़ाव था, जो कि अब आईबी की रिपोर्ट को भी यहाँ पे सीबीआई ने एक तरह से खारिज किया और साफ तौर से बताया कि देखिए इसका इससे कोई लेना देना नहीं था, ये टोटल जो था फेक इनकाउंटर हुआ था। तो साफ तौर पर उस परिवार पे तो एक बुरी स्थिति होगी कि 9 साल से लगातार जो ये केस पे केस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बाद में पता चलता है कि हाँ वो निर्दोष थी, तो बहुत ही दुखद बात होगी। और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें लगाए बैठे थे परिवार की न्याय पाने की, खैर अब देखना होगा कोर्ट इसमें क्या कुछ संज्ञान लेता है, क्या कुछ न्याय देता है। अभी तो अब वक्त है, क्योंकि अब देखना होगा कि अब जज के साहब से, यानी जो स्पेशल जज है सीबीआई के, वो क्या कुछ निर्णय देते हैं। इस पे कॉन्ग्रेस लेना है, कब लेंगे वो, कल भी ले सकते हैं या फिर कुछ नई डेट देते हैं, ये सबकी निगाहें बनी हुई है। क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, कॉन्ग्रेस का वक्त है, उसके बाद से क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है उस पर सबकी निगाहें बनेंगी। लेकिन साफ तौर पर है कि उन माँ बाप पर, यानी इशरत की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं काफी दुखद तो उन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टोटली फेक था। आज सुनकर उन्हें एक तरफ से दिल में ये था, कड़वाहट तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं फख्र भी महसूस होगा। जो इल्जाम लगाए जा रहे थे, कहे जा रहे थे, तो उस साफ तौर पर है। आंचल जी, हमारे साथ बने रहिए। अजीत, हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट जुड़े हुए हैं मनोहर लाल शर्मा जी। मनोहर लाल शर्मा जी वही शख्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सीबीआई ऑटोनॉमी को लेकर। आज 41 पन्नों का ये हलफनामा दाखिल होता है सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा जाता है कि हम सीबीआई को स्वायत्तता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज ही के दिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक बच्ची, एक कॉलेज स्टूडेंट, उसके 9 साल बाद उसकी फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है और चार्जशीट दाखिल होती है जिसमें कहा जाता है एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है, लेकिन इसमें बड़ी मछलियां हैं वो बाहर रह जाती हैं। शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से साफ हो चुका है कि आईबी के राजेंद्र कुमार का रोल था, यहां तक कि मीडिया में इस तरह की बातें आ चुकी हैं बाकायदा कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी की बात हो रही थी, रेफरेंस था अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ। लेकिन सीबीआई अपनी चार्जशीट में किसका नाम ले या ना ले, ये डिसाइड होता है केंद्र सरकार द्वारा। मेरे हिसाब से तो ये सारा के सारा जो सीबीआई का खेल चल रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल एंगल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हर एक्शन के पीछे के ऑब्जेक्ट होता है। वो लड़के उन तीनों टेररिस्ट के साथ में एक दिन के लिए नहीं थी, बल्कि कई दिनों से थी। एफबीआई अमेरिका की रिपोर्ट में कंप्लीट दिया हुआ, उस रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएशन लिया था। और इनकाउंटर के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, यह आज तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया कि उस लड़की का इनकाउंटर किस लिए किया गया। पुलिस ऑफिसर अगर कोई एक्शन करते हैं तो आज उन पुलिस ऑफिसरों को आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ये इस केस का सबसे सरल परिणाम सामने आ रहा है। जबकि बॉम्बे में भी 3000 इनकाउंटर है, उसके बारे में आज तक कोई नहीं बोलता।
बटाला हाउस में दिल्ली में एनकाउंटर जो हुए उसके बारे में आज तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज जिसकी सीबीआई 2001 से इंक्वायरी कर रही है, जो 100 करोड़ उस समय जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 10,000 करोड़ रुपए हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट आज तक फाइल नहीं हुई है। एविडेंस सारे मिटाए जा रहे हैं। तो सीबीआई का मतलब आज के टाइम में स्वायत्तता को लेकर आज के ट्रैक रिकॉर्ड एक केस भी सॉल्व करने का नहीं है। धीमंत के पास चलते हैं। धीमंत, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में 9 साल बाद चार्जशीट दाखिल होती है और बड़ी मछलियां इस चार्जशीट से गायब हैं, जो चीजें पब्लिक डोमेन में पहले से ही थी, जो नाम पहले से ही थे, एक एनके अमीन को डिफॉल्ट बेल ना मिल जाए, इसलिए सीबीआई ने ये चार्जशीट आनन फानन में दाखिल कर दी है। चल, सबसे बड़ा सवाल यही है, सीबीआई ने गुजरात हाईकोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है, इसके ऊपर आज ही आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह एफिडेविट दायर की केंद्र सरकार ने सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर, और ये स्वायत्तता कैसी होगी उसका सबसे बड़ा नमूना गुजरात हाईकोर्ट में देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी मछलियां, जिसका इसी केस में सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी के रूप में जिस तरह उसका हमने नाम सुना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात की जा रही थी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक उनका नाम इस चार्जशीट में क्यों नहीं है, राजेंद्र कुमार आईबीआई के ऑफिसर का नाम इसमें क्यों नहीं है, यही सब सवाल है सीबीआई की चार्जशीट में गुजरात हाईकोर्ट में आज अभी जो दायर हुए इस सामने आए हैं, जिसका कोई जवाब न केंद्र सरकार के पास है न सीबीआई के पास। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील के मनन जी जुड़ रहे हैं। मनन साहब, ये जानना चाहेंगे, 9 साल बाद एक फर्जी एनकाउंटर के मामले में यहाँ पर चार्जशीट दाखिल होती है, परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी, उस मासूम कॉलेज स्टूडेंट की जिसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई, ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ सीबीआई की ऑटोनॉमी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया कि हम उसको ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सब के बीच बड़ी मछलियां इस चार्जशीट से पूरी तरह से गायब है, और वो भी 9 साल बाद ये चार्जशीट आई है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। सेक्शन 173 सब सेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए केस उन्होंने रखा हुआ है। अभी कोई फाइनल आप नहीं इस पर वर्डिक्ट दे सकते कि अभी बाकी जो छोटी या बड़ी जो भी मछलियां हैं जो छूट गई हैं, मैं इस मछलियों पे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ये ऐसे जो एनकाउंटर होते हैं ये पॉलिटिकल और पुलिस के नेक्सस से के बगैर नहीं हो सकते। पुलिस का क्या मकसद होना चाहिए, इन पुलिस ऑफिशियल्स का कोई मोटिव होना चाहिए पीछे, और किसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि गुजरात में जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से गुजरात में आप देख रहे हो, एक अपने आप में अलग ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस स्टेट की बनी हुई है, और बिना पॉलिटिकल नेक्सस के ये पुलिस ऑफिशियल्स के इतने भी मैं मान नहीं सकता कि इतने गट्स रखता हो कोई भी पुलिस ऑफिशियल। और एक नहीं है, एक आप लाइन में देखिए कितने आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कितने दानी केडर के ऑफिसर्स हैं जो वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बहुत से अभी तक आईपीएस ऑफिसर्स अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। इसका मतलब ये बनता है बड़ा क्रिस्टल क्लियर। और बाकी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश में ये जो राजनीति, खासकर कभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो खींचातानी चल रही है, उनको देखते हुए भी कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता उसमें अगर है भी है, कहीं हवा न ले जाए, कहीं उसका ये सीबीआई एक सॉफ्ट टारगेट बनी हुई है आज, क्योंकि होना नहीं चाहिए कि सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कंट्री की, अगर जिस तरह से ये इन पार्टियों ने मजाक बना दिया इस इतनी सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बड़े दूरगामी परिणाम इस देश को भुगतने होंगे, जनता को मैं आज बता रहा हूं, और आज नहीं मैं कई बार भी पहले कह चुका हूं। यही मेरा भी कहना है। पॉलिटिकल डायरेक्शन पर ही सारा गेम होता है। शर्मा जी, मैं आऊंगी आपके पास। मनन साहब, ये भी जानना चाहूंगी, आपने कहा कि मामले में जरूर जांच चालू है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो सकती है। मनन साहब, लेकिन एक सवाल बहुत अहम यहां पर यह हो जाता है कि ये एक बार की बात नहीं है, लगातार इस मामले में पिछले 9 साल से ये फर्जी एनकाउंटर है। ये तो पहले खुलासा हो चुका था, सीबीआई के फ्लिप फ्लॉप सामने आ चुके थे, आईबी का रोल इसमें साफ हो चुका था। फिर भी अगर आईबी के अफसर को जानबूझकर इसमें नामजद नहीं किया जाता है, नंबर 1, और पीएमओ में आईबी और सीबीआई की लड़ाई पहुंच जाती है, इसलिए नामजद नहीं किया जाता है, तो ये अपने आप में तो और ज्यादा परेशानी वाली बात है। देखिए, यहाँ तक आईबी का सवाल है, जब देश में कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे इसमें आईबी हो या रॉ हो। अगर राजेंद्र कुमार का इसमें रोल पाया जाता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो मुलजिम ना बने। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुलजिम नहीं बनाएगी,
आप भी यही है, मैं भी यही हूं, तो कोर्ट बना देगी मुलजिम उसको। ये कोर्ट के दायरे से दूर नहीं जा सकता। अगर कोई एविडेंस उसके खिलाफ लाते हैं तो अगर कोर्ट लाती है तो सीबीआई पे उंगली उठ जाएगी उस समय कि सीबीआई ने ये जानबूझकर एक ऑफिसर को कहीं ना कहीं दबाव से छोड़ दिया है। लेकिन अभी इंतजार करिए, चूंकि जिस तरह के आपके लोगों के माध्यम से अपना मीडिया के माध्यम से ये बाहर आ रही है बात कि अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने राजेंद्र कुमार को क्लीन चिट नहीं दी है। इवन जो 2 पॉलिटिशियंस के नाम भी लिए जा रहे हैं उनको भी क्लीन चिट है नहीं है। आनंद साहब, आखिर क्लीन ये- चिट तो नहीं है, लेकिन इंसाफ के लिए इंतजार बहुत लंबा है और यही ज्यादा परेशानी की बात है कि क्लीन चिट देना या ना देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल मनन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। शर्मा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी जी जी। इन तीनों लड़कों के बारे में और इस लड़की के बारे में, चारों के बारे में अमेरिकन एफबीआई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट फाइल कर चुकी है बहुत पहले। उस रिपोर्ट की कॉपी ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री के पास में है। उस रिपोर्ट की कॉपी पुलिस ने चार्जशीट के साथ न तो फाइल की है और न उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीआई कोई भी बोलने के लिए तैयार है। उस एफबीआई से कॉपी मंगा करके आप लोग क्यों नहीं पब्लिक के सामने डिक्लेयर करते कि उस रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन टेररिस्ट के साथ जुड़ा था और किस लिए जुड़ा हुआ था? ओनली केवल प्रिजम्पशन के बेसिस पे अगर सीबीआई किसी लड़की को इनोसेंट ठहराती है और किसी 3 को गिल्ट ठहराती है, दैट इज रॉन्ग। सीबीआई अपने आप में कोई भी चीज डिसीजन नहीं ले सकती जब तक कि कोई उसके पास प्रूफ ना हो। किसी आदमी के एक्यूज होने का तो प्रूफ हो सकता है, लेकिन कोई आदमी इनोसेंट है इस बात का क्या प्रूफ होगा, इसका निर्णय आज तक कोई भी कोर्ट नहीं कर सकी। हाँ, अगर एविडेंस सामने नहीं है और अगर उसका अगेंस्ट आपने कोई एलिगेशन लगाया है तब उसको इनोसेंट कह सकते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ है वो अपने आप में एक और दूसरी गवाही है, एक और प्रूफ है इस बात का कि गवर्नमेंट आज भी सीबीआई को यूज करना चाहती है और उस एफिडेविट के हिसाब से गवर्नमेंट ने 3 अलग अलग कमेटी बना दी। बिल्कुल, हम उस पे आएंगे शर्मा जी। देमन भाई, आपके पास जाना चाहूंगी। इशरत जहां का फर्जी एनकाउंटर हुआ, साथ में 3 और लोगों का एनकाउंटर हुआ, उस वक्त ये कहा गया कि वो जो टीम थी वो बाकायदा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे और वो नरेंद्र मोदी की असैसिनेशन, हत्या करना चाहते थे। आज ये साफ हो गया है 9 साल बाद पूरी तरह से, जब चार्जशीट दाखिल होती है, कि ये एनकाउंटर फर्जी था। अब इस दौरान अगर कहीं ना कहीं प्रशासन को ये पता था, नरेंद्र मोदी और उस वक्त गृह मंत्री थे, राज्य के गृह मंत्री थे अमित शाह, उनको ये पता था कि ये इलीगल कस्टडी 1 नहीं 2 नहीं कई दिनों तक थी इशरत जहां की, उसके बाद कोल्ड ब्लडेड ये मर्डर हो जाता है, तो साफ तौर पर इतनी बड़ी शक की सुई तो उनके ऊपर जा ही रही है। मैं आपको बता दूं आंचल, न सिर्फ एक इशरत जहां एनकाउंटर केस में बल्कि सोहराबुद्दीन समेत कई ऐसे एनकाउंटर के केसेस है जिसमें इसी तरह एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर किए गए और शक की सुई बार बार प्रशासन की तरफ गई, ना प्रशासन की उस तरफ से कोई जवाब मिला, ना ही सीबीआई ने अपनी जांच में इसका कोई खुलासा किया है। सीबीआई की इस चार्जशीट में भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन प्रशासकों की और कोई भी बात सीबीआई ने ना अपनी चार्जशीट में कही है, इशरत एनकाउंटर हो या फिर सोहराबुद्दीन जैसा एनकाउंटर हो। आंचल जी, हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, हमारे तक आपने सबसे पहले खबर पहुंचाई थी ये जब 41 पन्नों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ था पूरे के पूरे मामले में सीबीआई ऑटोनॉमी को लेकर। इस दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राजेंद्र कुमार और पीपी पांडे की भूमिका की जांच होगी, ये कहना है सीबीआई का। सीबीआई ने साफ तौर पर यह बात कही है कि ये एनकाउंटर जो है वो फर्जी एनकाउंटर था और वंजारा इस पूरे मामले में किंग पिन था। बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है आशीष, जिस तरह से आज भी हम देख रहे हैं हलफनामा दाखिल हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह कहा गया कि काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो जो है वो डीओपीटी एमएचए जिस तरह से डेप्यूटेशन करती है चलता रहेगा। जो एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी राम जाने कहां से आ गई, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ही नहीं था सरकार से कि आप सीबीआई के अफसरों की जांच करें। सवाल यह था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कैसे रोकें, इसका जवाब कहीं नहीं मिला है। सैंक्शन के लिए फिर से सीबीआई को सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर की फिर सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो 41 पन्नों का मतलब क्या है?
देखिए, दरअसल जो आज एफिडेविट सरकार की तरफ से दाखिल किया गया वो पूरा गोलमोल एफिडेविट है। सरकार इसमें कुछ भी सरकार ने क्लियर नहीं किया है। जहां तक रहा सवाल अपॉइंटमेंट का, उसमें जरूर यहां पे दो लोग पॉलिटिशियन होंगे, पहला प्रधानमंत्री, दूसरे नेता विपक्ष। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं मिसयूज होता है सीबीआई का, वो आमतौर पे खुलेआम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे पूछा था कि सीबीआई की स्वतंत्रता के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी मंशा जरूर जाहिर कर दी कि हम सीबीआई को स्वतंत्र करना चाह रहे हैं, लेकिन यहां चाबी बंद है और चाबी जो है वो पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट में तमाम ऐसे नेता हैं जो वहां बैठे रहते हैं, उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही हैं कि वो सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करना चाहते। तो जाहिर तौर पर अब ये जो बिल है वो कैबिनेट के पास जाएगा और उसके बाद ये जो बिल है उसके बाद पार्लियामेंट में पेश होगा। तो कुल मिला के एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई और सरकार ने अपना पल्ला झापा। सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी कहां से आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ही नहीं था। और उस पर से 3 जजों की जो पैनल होगी वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी अगर कोई सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ कोई मामला बनता है तो। आशीष, आपसे ये दोनों मसले एक्चुअली जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर दाखिल हो जाता है और आज ही के दिन इशरत जहां एनकाउंटर में बाकायदा एक चार्जशीट दाखिल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। आप लगातार कवरेज करते रहे हैं इशरत जहां एनकाउंटर मामले की। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के फ्लिप फ्लॉप्स लगातार चलते रहे हैं। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने और कितनी बार यू टर्न लिया है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, दरअसल इस पूरे मामले में सीबीआई ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न लिया। इतना ही नहीं, कई बार सीबीआई को झाड़ भी पड़ी है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में। आज जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें कयास यही लगाए जा रहे थे कि इशरत जहां जो मुठभेड़ मामला है इसको फर्जी मुठभेड़ करार दिया जाएगा, राजेंद्र कुमार का नाम नहीं आएगा। यह पहले से ही क्लियर था और आज वो आया नहीं। हालांकि बार बार सीबीआई की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि राजेंद्र कुमार का हम नाम उसमें जरूर डालेंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कब तक सप्लीमेंट्री जो दूसरी सप्लीमेंट मतलब माफ करिएगा जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जिसे पूरक चार्जशीट भी बोलते हैं वो कब तक फाइल होगी वो भी क्लियर नहीं है। इतना ही नहीं है, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह का भी नाम है, क्योंकि सीबीआई ने कई बार सीबीआई के जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि इसमें अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जैसे ही अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया आंचल, उसके बाद से अमित शाह पे तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं कि इसमें उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। यह भी मामला नहीं है। जहां तक रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई ऑब्जर्वेशन दिए हैं। जी 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 हम धीमंत के पास आना चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि आज 9 साल बाद फाइनली चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल किया है अहमदाबाद की निचली अदालत में, जिसमें यह कहा है कि एनकाउंटर जो था इशरत जहां और 3 उसके साथ लोग थे 2004 में, वो पूरी तरह से फर्जी था। लेकिन इस चार्जशीट में ना तो नरेंद्र मोदी का नाम है ना ही अमित शाह का नाम है। हालांकि सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर आ रही थी कि बाकायदा जो पुलिस टीम उस वक्त किंग पिन जो कहा जा रहा है डीजी वंजारा, राइट हैंड मैन, ब्लू आइड बॉय कहा जाता है उनको नरेंद्र मोदी का, उनको पूरी तरह से गो अहेड मिला हुआ था अमित शाह की तरफ से। उनको जानकारी थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है इस बाबत, ये जानकारी थी उनको। ये सूत्रों के हवाले से खबरें आती रही हैं कि इशरत जहां का एनकाउंटर होने जा रहा है, ये पहले से ही पुलिस की कस्टडी में थे। आज सीबीआई एक कदम आगे बढ़ी है, 9 साल बाद चार्जशीट दाखिल की है, वो भी सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं डिफॉल्ट बेल ना मिल जाए इनके अमीन और बाकी आरोपियों को। दिबंग, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात देखिए, एक्टिव साजिश में भले ही यहां पर किंगपिन वंजारा को कहा गया है, लेकिन अपने आप में अगर मॉरली भी देखा जाए, मुख्यमंत्री और उस वक्त अमित शाह जो कि गृह मंत्री थे राज्य के, उनको अगर ये जानकारी भर होना कि इल्लीगल कस्टडी में है 4 लोग, इल्लीगल कस्टडी में है और इनका एनकाउंटर होने जा रहा है, अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि इन लोगों ने सब जानते बूझते भी कुछ नहीं किया। अंचल, इशरत एनकाउंटर समेत जैसे कि मैंने बताया सोहराबुद्दीन समेत कई ऐसे फर्जी एनकाउंटर गुजरात में हुए जिसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री की मोरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है। पर आज तक 9 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी ने और की सरकार ने इस बारे में ना कोई कुछ कहा है, ना कोई प्रतिक्रिया दी है, ना अपनी मोरल रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट की है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि 9 साल लगे सीबीआई को ये बताने में कि वंजारा समेत आईपीएस ऑफिसर को एक्यूज बताने में चार्जशीट में, पर उन राजनेताओं की ओर इशारा करने से भी सीबीआई क्यों डर रही है? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है सीबीआई के ऊपर या जांच के ऊपर जो बड़ी मछलियों के ऊपर हाथ
डालने से डरती है। ये सबसे बड़ा सवाल है सीबीआई की चार्जशीट के बाद भी। आंचल, देवंत, क्या कुछ कह रहे हैं आपके सूत्र की? अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट, अब सीबीआई तो कुल मिलाकर ये कह रही है कि देखिए हमें जल्दबाजी में ये करना पड़ा तो इसलिए हमने चार्जशीट दाखिल की है क्योंकि एक मियाद होती है, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट आखिरकार कब तक दाखिल होगी? सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी क्या यही होगा जो इस चार्जशीट में है कि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाएगा और कुछ लोगों को के नाम डाल दिए जाएंगे? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आंचल यही है, सभी सूत्रों से जो बात हुई उसके मुताबिक कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी अगर सीबीआई दायर करती है तो उसमें हो सकता है राजेंद्र कुमार का नाम उसमें हमें देखने मिले। पर जो बड़ी मछलियां जिसकी बात हम कर रहे हो, काली दाढ़ी हो या फिर सफेद दाढ़ी हो, उनका नाम अपनी चार्जशीट में डालने की हिम्मत सीबीआई कर पाएगी? पॉलिटिकल प्रेशर से क्या सीबीआई बच पाएगी? वही सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देना फिलहाल किसी के पास नहीं है। जवाब किसी के पास जवाब नहीं है। हमारे साथ एनके सिंह जी जो कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर हैं वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूर्व सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं एनके सिंह साहब। सिंह साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि लगातार सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर बातचीत होती है, लेकिन आज जिस तरह की चार्जशीट दाखिल हुई है इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में, ये कहा गया कि ये एनकाउंटर फर्जी है, लेकिन बड़ी मछलियों को इसमें छोड़ दिया गया और खास तौर से आईबी के रोल को लेकर जो कि बहुत संदिग्ध रोल रहा, लगातार ये बात साफ आ रही है कि पीएमओ का दबाव था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का दबाव था कि आईबी के राजेंद्र कुमार का नाम चार्जशीट में नहीं आना चाहिए। अब ऐसा है, देखिए बातें कही जाती हैं। अब वो आईबी का दबाव था या होम मिनिस्ट्री का सीबीआई पर दबाव था, जिसके चलते वो एसआईबी के जो चीफ थे अहमदाबाद के मिस्टर राजेंद्र, उनका नाम नहीं चार्जशीट में है या उसकी चर्चा नहीं है, तो इसके बारे में टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है कि दबाव में आके किस तरह काम किया जिसके बारे में कोई प्रमाण तो है नहीं, ये अभियोग लगाया जा रहा है। तो लेकिन सीबीआई ने शायद चार्जशीट में कहा है कि अभी और अनुसंधान चल रहा है। जहां तक आईबी के अधिकारी का भूमिका का प्रश्न है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की जा सकती है, तो मेरे ख्याल से उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए सिंह साहब, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो सकती है, ये चार्जशीट अपने आप में 9 साल बाद दाखिल हुई है। एक मासूम कॉलेज जाने वाली बच्ची का फर्जी एनकाउंटर हुआ, उसकी मां रो रो कर अदालतों के चक्कर काटती रही, चाहे वो निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, ये कहती रही कि एनकाउंटर फर्जी था, मेरी बच्ची आतंकवादी नहीं थी। अब कितने समय में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी और कब तक सीबीआई का मुंह ताकना पड़ेगा जनता को कि कब वो बड़ी मछलियों को इस मामले में लेके आएगी? अब बड़ी मछली से आपका क्या मतलब है? बड़ी मछली से आईबी के अधिकारी का मतलब है क्या? नहीं, उससे भी ऊपर, क्योंकि सिंह साहब लगातार ये पब्लिक डोमेन में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि सीबीआई को ये जानकारी मिली है कि जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस इन तमाम लोगों के बीच में हो रही थी, ये जो पुलिस वाले हैं, बल्कि एक बात तो ये भी आई है उभर के कि एक पुलिस वाले ने बाकायदा अपना बयान दर्ज कराया ये कहते हुए कि मंजारा ने कोट किया था कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी का गो अहेड है इनको मारने के लिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं लूप में थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी लूप में थे, उनकी रेफरेंस तक आई है, फिर भी उनका नाम मिसिंग है इस चार्जशीट में। देखिए, आपने मुझे इस प्रोग्राम में पूर्व सीबीआई अधिकारी के रूप में बुलाया है जी, और ये जो राजनीतिक इसके जो एंगल हो सकते हैं या जो बातें हो रही है उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। मैं तो एक प्रोफेशनल पूर्व अधिकारी के रूप में आया हूँ। नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ सिंह साहब क्योंकि सेंट किट्स मामले में आप ही थे जो दुनिया जहान का प्रेशर आपने झेल लिया था, आपके ऊपर भी प्रेशर आया था। तो साफ तौर पर यह भी एक ऐसा मामला है जिसमें राजनीति हावी है। हमेशा की तरह सीबीआई जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करती है राजनीति हावी हो जाती है। ये तो सही है कि सीबीआई जब जांच करती है सेंसिटिव केसेस की तो राजनीति का प्रेशर मेरे ऊपर आया था। एक केस का चर्चा आपने किया, और भी केसेस हैं, तो मैं दबाव में नहीं आया और मुझे सीबीआई से निकाल दिया गया, लेकिन मैं दबाव में आके काम नहीं किया। तो मैं तो उसकी जानकारी मुझे है तथ्यों का, जी। मुझे पूरी जानकारी है, तो मैं
कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे तथ्य के साथ इस बात का दावा कर सकता हूं जी कि काफी दबाव उस पर आया था, लेकिन उस दबाव में मैं नहीं आया, ये भी और इसीलिए आपका ट्रांसफर हो गया। बहरहाल सिंह साहब, बहुत कम ट्रांसफर लोग हो होते गया हैं ये बात मानते हैं कि किस तरह से वो प्रभावित होते हैं। सुन लीजिए, हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। सिंह साहब ने जो अभी कहा कि एक बारी नहीं, कई बारी राजनीतिक दबाव आया, मैं दबाव में नहीं आया, इसलिए मुझे ट्रांसफर कर दिया गया। तो यही हकीकत है जो सीबीआई का हलफनामा आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिस सरकार ने किया है, उसी को ये हकीकत समझने की जरूरत है।